आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज सियासत के शतरंज की बिसात पे हम बात करेंगे। आपसे गुफ्तगू होगी बंगाल की सियासत के ताल्लुक़ से और केंद्र की अपनी राजनीति के ताल्लुक़ से। लेकिन उससे कबल दो शेर आपके लिए कि ज़मीं से आसमां तक अपने होने का तमाशा है, ज़मीं से आसमां तक अपने होने का तमाशा है। ये सारे सिलसिले एक लम्हा पानी में रहते हैं, ये सारे सिलसिले एक लम्हा पानी में रहते हैं। अब पता आँखों को मिलता है यही सब जाने वालों का, पता आँखों को मिलता है यही सब जाने वालों का। सभी इस आने खाने की हैरानी में रहते हैं, ज़मीं से आसमां तक अपने होने का तमाशा है। ये सारे सिलसिले एक लम्हा पानी में रहते हैं। जैसा कि एक दो कबल वीडियो में मैंने अपनी बात रखी थी, पूरे मुल्क में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या कुछ चल रहा है, लेकिन मैंने गुजारिश के लहजे में ये बात रखी थी और भाजपा पार्टी के सर्वोच्च नेताओं तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की थी मैंने कि बंगाल के मैंडेट के बाद जो तरीक़ेकार अपनाया जा रहा है, एक तो 2-4 दिनों में मीडिया में ये बातें बड़ी हाइप कर दी गई कि बंगाल में बिल्कुल हिंसा भड़क गई है, सब तरफ आग ही आग है, सब तरफ जो है लोग मारे काटे जा रहे हैं और हर तरफ पता नहीं क्या कितने लोग मर रहे हैं, कितने रेप हो रहे हैं, कितना लूटपाट हो रही है। ये भी मसला 2-3 दिन में इसकी हवा निकल गई और मीडिया ने भी ये दिखाया कि ये सब जिम्मेदारी ममता बनर्जी के सुपुर्द है। लेकिन उस वक्त भी मैंने एक पैगाम दिया था कि उस वक्त मीडिया को सवालात गवर्नर से और चुनाव आयोग से करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ममता बनर्जी और पार्टी तृणमूल कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की। एक चैप्टर तो खैर वो ख़त्म हुआ। दूसरा चैप्टर तब शुरू हुआ जब अल्पन बंदोपाध्याय और यास तूफ़ान और उस सिलसिले से किसका आना और किसका जाना। आज ये सारी बातें एक तरह से गुज़र गई हैं, बाद की हो गई हैं, लेकिन आज इन बातों को दोहराने की ज़रूरत क्यों है। बंगाल के एक बहुत बड़े पत्रकार ने, जर्नलिस्ट ने आज दोपहर में, बाद में उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड 1-2 टीवी चैनल में भी कहा, लेकिन दोपहर में मेरी जब उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के यास दौरा में ममता बनर्जी को उनके पास जाके उनसे मीटिंग करना चाहिए था। उन्होंने वो ठीक नहीं किया बंगाल के लिए। और इस सिलसिले से उन्होंने 1-2 बातें कही, जैसे गवर्नर के साथ जो जवाब देना, उन तमाम पदों का एक अपनी गरिमा है। और 2 बातें जो उन्होंने कही वो मैं कहना नहीं चाहता हूँ। तो बहरहाल मुझे ये बात समझ में नहीं आती, बार बार जो इस बात को दोहराया जा रहा है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को ये करना चाहिए, प्रधानमंत्री को वो करना चाहिए। तो अगर पद की गरिमा, पद का दायित्व, पद का अपना एक जो असर है, रसूख है, ठीक है, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री का पद बड़ा है, इसमें किसी को कोई इनकार नहीं होना चाहिए और ना है किसी को इनकार। लेकिन ये लोकतंत्र है, ये राजशाही नहीं है। क्या आप मुझे बता पाएंगे कि इस तरह के जब स्थिति होती है उसमें एक ज़माने से ये बना हुआ है और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रहते हैं। आपने वहाँ मीटिंग बुला लिया, वो गवर्नर भी थे, विपक्ष के नेता भी थे और न जाने कौन कौन थे। ये देखिए, चीज़ों को अगर आप गुड़मुड़ करेंगे और सरकार भी पार्टी की तरह काम करेगी तो दिक्कतें आएंगी उसमें। जब भारत सरकार का काम करना है तो भारत सरकार में जो लोग बैठे हैं उनको भी सरकारी तौर पे भारत सरकार होके
तमाम लोगों के लिए काम करना है। अगर वो भारत सरकार में हैं और कह रहे हैं कि नहीं सरकार के तौर पे हम काम नहीं करेंगे, हम अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह के लिए काम करेंगे, हम अपनी पार्टी के प्रचार के लिए काम करेंगे, हम अपने पार्टी के राजनीति के लिए काम करेंगे, तो मुश्किलें खड़ी होंगी। अभी जो दिल्ली का जो राशन वाला मामला है अरविंद केजरीवाल, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन वो आप देख लीजिए। लक्षद्वीप का एक जो इशू है उसे आप देख लीजिए। झारखंड का एक अपमानित करने वाला इशू है। आपने यहाँ के मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन जी को बिल्कुल उनका मैक ही म्यूट कर दिया आपने। तो दरबारी तो नहीं है ना ये भी तो लोकमत से जीत के आए हुए लोग हैं, मुख्यमंत्री पद पे आसीन लोग हैं। कुछ तो इनकी भी एक अहमियत है, कद है, हैसियत है। हाँ, बात वहाँ पे आ गई कि वो झुकने और झुकाने वाली बात। अब तेवर ये था, बार बार ये कहते थे कि 2 मई को दे दी गई, इस अब की बार 200 के पार, ठाकुरबाड़ी में बार बार आऊँगा, इस बार दीदी को बंगाल से बाहर भेज देना है। इन तमाम बातों के बाद, ओ दीदी ओ दीदी ओ दीदी कहने के बाद भी, आपके तमाम एफर्ट लगाने के बाद, संसाधन लगाने के बाद, साधन लगाने के बाद, केंद्रीय मंत्रियों का एक बड़ा जत्था लगा रहा 6 महीनों तक। आपकी बेतरह रैलियां हुई गृह मंत्री की, प्रधानमंत्री की, और पार्टी ने ना जाने कितना पैसा फूंक दिया इसमें। उसके बाद जो मैंडेट आया, जो रिज़ल्ट आया, चुनाव आयोग ने जो घोषित किया, उसमें आप की बड़ी हार हुई और ममता बनर्जी की शानदार विक्ट्री है, शानदार, जानदार और बेहद शानदार जीत उनकी। अब इस जीत के मैंडेट को जहां सब लोग एंजॉय कर रहे थे, सब मुबारकबाद दे रहे थे, आपको भी बड़ा दिल दिखा के उनको मुबारकबाद देना चाहिए और इस जनता के मत के मैंडेट को सम्मान देते हुए कबूल करना चाहिए था। आपने वहाँ से फिर एक नई राजनीति शुरू कर दी। अब क्योंकि ममता बनर्जी का पूरा जीवन काल संघर्ष और आंदोलन में गुजरा है और वो राजनीति की बिल्कुल पारखी और पाखी और सखी तौर पे एक नेत्री हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों से चूक हुई या आपने जानबूझ के किया। जो महिलाओं के ताल्लुक से जो 2-4 बयान आपके आए, खासकर प्रधानमंत्री ने जब कहा कि ओ दीदी ओ दीदी ओ दीदी, तो ये मजाक का पहलू लग रहा था, इससे महिलाओं को गलत साइन किया। आज चुनाव के बाद जो है आपके प्रवक्ता कहते हैं कि नहीं ममता बनर्जी आधी औरत हैं, छोटी औरत हैं। अब कौन सी औरत है मालूम नहीं, लेकिन आप इन औरतों के मत को क्या समझते हैं? हमारे भारतवर्ष में अगर 100 में देखा जाए तो 51 और 49 का ही फर्क है, लेकिन ये हम पुरुष के मतों से ज़्यादा हो जाती है। वो इसलिए कि पुरुष तो अपने मत के अधिकार में थोड़ा नेग्लिजेंसी भी बरतते हैं, पर औरतें सिंसियर होती हैं। वो जाके चुनाव आयोग, चुनाव के बूथ तक जाके अपना वोट दे के आती हैं। तो क्या आप ये साइन देना चाह रहे थे कि भाजपा या बीजेपी जो है औरतों के मुखालिफ पार्टी है, औरतों को अपमान करने वाली पार्टी है, औरतों को अपमानित करने वाली पार्टी है? इन सब बातों से आपका कहीं कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा है। और अगर आप मेरे वीडियोस को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि मैं भाजपा के लिए भी कोई एक अच्छी सलाह ही देता हूँ, और वो इसलिए देता हूँ कि भारतवर्ष की राजनीति को अब बदलने की ज़रूरत है। भारतवर्ष की राजनीति ये नफरत की राजनीति से नहीं चलेगी, ये बदले की भावना से नहीं चलेगी। जनता इसके लिए तैयार नहीं है। आप यकीन जानिए, अगर यही रवैया रहा तो आने वाले लोकसभा में आप देखेंगे कि 10-10, 20-20 हज़ार रुपये के कुर्ता पजामा पहने हुए नेता और रास्ते में उनके कुर्ते और पजामे फट जाएंगे। क्योंकि जनता की जो तकलीफ़ें हैं अब जो है वो बर्दाश्त से बाहर होती जा रही हैं। कोई खाने के बगैर मर जा रहा है, कोई दवाओं के बगैर मर जा रहा है, कोई ऑक्सीजन के बगैर मर जा रहा है, कोई इलाज के बगैर मर जा रहा है। किसी की लाश बह रही है, किसी की लाश नाले में पड़ी है, किसी की नदी में पड़ी हुई है, कोई कंधे पे लेके अपनी बेटी की लाश घूम रहा है। जनता के अंदर बहुत गुस्सा है और मैं तो तमाम राजनीतिक दलों से ये गुजारिश करूँगा, विनती करूँगा, मेरी अपील है कि अपने कार्यशैली और रवैये को बदलें। जो वो दिखावा में, एक हम में, वो महंगी महंगी गाड़ियाँ और वो सब बदलें। देश बदल रहा है, समाज बदल रहा है और नौजवानों की सोच बदल रही है। ये कोई ऐसा नहीं है कि नेता सेवक हैं हमारे।
आज जो ये है कि एक बार कोई एमपी बन गया, एमएलए बन गया, उससे हम मिल नहीं सकते। आप देखेंगे ये सारे लोग हारने जा रहे हैं। अब मैं बंगाल के मुद्दे पे बात करता हूँ। अगर आपने अर्पण मुखोपाध्याय की बातों को इतना ज़्यादा तूल नहीं दिया होता तो अभी जो वहाँ बदलाव हो रहा है या जो कुछ चीज़ें हो रही हैं वो शायद 2-4-6 महीने बाद होती, पर आपने उनको अलर्ट कर दिया, जागरूक कर दिया। एक बिल्कुल एक्टिव मोड पे कोई भी इतने बड़े 8 चरण का इलेक्शन लड़ने के बाद, कोई इतनी बड़ी विक्ट्री के बाद हर आदमी रिलैक्सेशन करना चाहता है। किसी के घर में शादी होती है तो बोलते हैं कि भाई शादी अब ख़त्म हो गई, 4-5-7 दिन आराम करना है, रेस्ट करेंगे, रेस्ट। आज ममता बनर्जी ने एक पल भी रेस्ट के बारे में नहीं सोचा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं उनको करीब से देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ। और उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि इस इलेक्शन में ये हो गई है कि उनके पास इतने अच्छे अच्छे सलाहकार मौजूद हो गए हैं और उन तमाम सलाहकारों की सलाह वो सुनती हैं, समझती हैं और उसके बाद उस पर एक फ़ैसला लेती हैं। तो कहानी तो अब बहुत दूर तक जाएगी। बात शुरू हुई है तो ये बात चलेगी और बहुत दूर तक जाएगी। अब आइए अभिषेक बनर्जी के ऊपर। इलेक्शन से पहले आपने ये दिखाया कि हम उन्हें किसी ना किसी तरह से कैद कर लेंगे, हम उन्हें किसी ना किसी तरह से किसी केस में जेल भेज देंगे, ऐसा कुछ एटीट्यूड दिखने में आ रहा था और मीडिया ने ये सब चीज़ें छापी, प्रचारित किया। आज का सिनेरियो ये है कि अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं और तृणमूल कांग्रेस अब बंगाल से बाहर अपने पैरों को, अपनी पार्टी को, अपने संगठन को, अपने समर्थन को बनाने जा रही है। वो बंगाल के बाहर निकलेंगे, ये तय बात है। और जहाँ तक मेरी निगाह देख रही है, मुझे लगता है कि आसाम और त्रिपुरा उनके लिए पहली प्रायोरिटी में है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि आसाम का इलेक्शन तो अभी हुआ, तो भाई चुनाव और किसी पार्टी को सत्ता में आने के लिए 3 साल 5 साल तो चाहिए, 1-2 दिन की बात नहीं होती। तो ये आसाम और त्रिपुरा की जो है एक शुरुआत मुझे बिल्कुल दिख रही है। और दूसरा जो है उस तरफ के जो स्टेट्स हैं, जाहिर है उस पर भी थोड़ा असर आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ज़बान के हवाले से जो कम्युनिटी बहुत इंजेक्ट हो जाती है, बहुत उस पर असर आता है, उसमें बांग्ला ज़बान है। क्योंकि पूरी दुनिया में आपने कभी कहीं नहीं पाया हुआ, रिलीजियस पे तो बहुत सारी कंट्रियाँ बनी, रिलीजियन पे बहुत सारी कंट्रियाँ बनी, लेकिन ज़बान के हवाले से कोई मुल्क अलग हुआ हो, कोई नया मुल्क वजूद में आया हो, कोई मुल्क बना हो, तो वो सिर्फ बंगला। और बंगला ज़बान के हवाले से जब बांग्लादेश बना, वो एक बड़ी बात है और वो एक इतिहास में दर्ज बात है और उसके अपने एक असरात हैं। मैं मुल्क के सलामती के लिए, मुल्क के फलाह के लिए, मुल्क के बेहतरी के लिए और मुल्क में सारा कुछ अमन व अमान रहे, उसके लिए भी हम ये चाहते हैं कि ये जो राजनीतिक टसल है ये ख़त्म हो। और रही सवाल किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपने पार्टी को बढ़ाने का, अपने पार्टी को जिताने का, अपने पार्टी को और बड़ा बनाने का, सबको ये हक मिला हुआ है और सब अपनी तौर पे मेहनतें करती हैं और मेहनत करते हैं। अब रहा सवाल तृणमूल कांग्रेस आगे क्या करेंगे, तो जाहिर है जैसे भाजपा भी तो यही चाहती है ना कि आज हम सत्ता में आए हैं तो इससे मेरी विदाई ना हो, हम कैसे सत्ता में बने रहें। तो जाहिर दूसरी पार्टियां भी तो यही चाहेंगे, वो भी राजनीतिक पार्टी है, उनको भी तो अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए सारे A to Z जो कुछ करना है वो करेंगे। अब सवाल था ये कि प्रधानमंत्री जी के लिए उन्होंने जो बातें कही वो क्यों कही। तो मैं बहुत ही सम्मान के साथ, माननीय मेरे से बहुत बड़े बुजुर्ग हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, माननीय पत्रकार महोदय जी से कहना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी का जवाब प्रधानमंत्री को की तरफ जवाब जरूर था, लेकिन
उसके उस प्रधानमंत्री के लिए जवाब नहीं था जो भारत सरकार के प्रधानमंत्री हैं और जो बंगाल के भी प्रधानमंत्री हैं और जो हमारे गार्जियन हैं, स्टेट के गार्जियन हैं, राज्य के गार्जियन हैं। हमारे दुख सुख को वो खुद ही समझते हैं, हम उनको क्या बयान करेंगे। एक बेटा एक बाप को अपने दुखों का क्या बयान करेगा, क्या बखान करेगा, या एक बेटी अपने बाप को क्या बखान करेगी। लेकिन जिस तरह से एटीट्यूड उन्होंने दिखाया वो ऐसा नहीं था। मैं बार बार एक बात और कहता हूं कि जब भारत सरकार का कोई कार्यक्रम हो तो दिखना चाहिए कि भारत सरकार का कार्यक्रम है। अब ये जान के होता है या हो जाता है मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन बहुत बार प्रधानमंत्री जी ने ये होने दिया कि वो भारत सरकार का प्रोग्राम नहीं दिखकर वो भाजपा पार्टी के प्रोग्राम में बदल जाता है। ये नहीं होना चाहिए। जब आप पार्टी का प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप पार्टी का प्रोग्राम कर रहे हैं, वो पार्टी का ही अपनी प्रोग्राम है। लेकिन जब भारत सरकार का प्रोग्राम है तो वो तो फिर भारत सरकार का प्रोग्राम है ना, उसमें फिर भाजपा का प्रचार प्रसार तो नहीं हो सकता। और फिर इतनी बार आपको बताने की क्या जरूरत है? हर जगह फोटो, हर जगह छाप, हर जगह कमल। अरे सब लोग जानते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, किसी और की सरकार नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने क्या कह दिया? उन्होंने कहा ना भाई कि हम बस राशन घर घर पहुंचाना चाहते हैं, आप इसका पूरा क्रेडिट ले लीजिए, सारा क्रेडिट जो है भारत सरकार ले ले, मोदी जी ले ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनता के पास घर घर राशन पहुंचे गरीबों का, मैं यही चाहता हूं। तो कुछ बातों पे गौर खौस कीजिए, उस पर गौर खौस करना चाहिए। आप इस जिद में अगर अड़े रहेंगे तो राजनीति के खेल में ममता बनर्जी को खेलना आता है। उन्होंने कहा था, जहाँ तक मुझे तारीख याद है, अगर मैं सही तारीख कह रहा हूँ तो उन्होंने कहा था 5 अप्रैल को कि एक पैर से मैं बंगाल जीतूंगी और फिर 2 पैरों से भविष्य में दिल्ली। वो उनके मन में क्या चल रहा है, उन्हें क्या आगे राजनीति में करना है, उनके अंदर कुछ इस तरह के प्लान चल रहे हैं। लेकिन अभी सबसे जो अहम है वो है इस पेंडेमिक के मामले में, इस कोरोना काल के मामले में और यास के तूफान आने के मामले में बंगाल बहुत मुश्किलों में है। मैं मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश करूंगा कि वो बंगाल के इन मुश्किल हालात में मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म होते हुए उस मुश्किलों को कम करने का काम करें, बड़ा दिल दिखाकर अपना हाथ बढ़ाएं। और अगर वो ये नहीं कर पाते हैं तो बंगला मानस में ये बात कम से कम नहीं जाए कि ये बंगाल को की हक तलफी कर रहे हैं, ये बंगाल को अपमानित कर रहे हैं, ये बंगाल को नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये बंगाल को पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं। ये ठीक नहीं होगा। और सबसे अहम बात ये है कि जब ममता कहती हैं कि मैं सर झुकाने वालों में से नहीं हूँ, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, तो उसमें भी कुछ बात समझनी चाहिए। अब राजनीतिक तौर पर उन्होंने ये भी एक हल्का सा जो है अपना पैगाम पहुंचा दिया है उन लोगों के लिए भी, और इस वजह से ये बातें बिल्कुल साफ तौर पर छन के आ रही हैं कि आपके 77 में 2-3 तो लोगों ने इस्तीफ़ा दे दिया, 75 है शायद, और उसमें भी बातें ये आ रही कि 38 और 40 MLAs जो हैं कहीं ना कहीं वो तृणमूल में जाने की कोशिश में हैं, 7 से 8 सांसद तृणमूल में जाने की कोशिश में हैं। तो ये कोई आपकी जीत तो नहीं है। इन बातों पे ज़रा सा गौर करने की ज़रूरत है और राजनीति में जो है थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाने की ज़रूरत है। नेता को सेवक की तरह सोचे जाने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ इसीलिए तृणमूल कांग्रेस ने 1 पर्सन 1 पोस्ट और स्ट्रिक्टली ये बात कही कि जो लोग भी बहुत तामझाम में रहते हैं वो अपनी सादगी में आ जाएं। लाल बत्ती और ये वो दिखावा दैट दिस नहीं चलेगा। बिल्कुल सिंपल और सादगी के साथ अपने जनता के साथ मिले हुए और दूसरे के मुसीबतों और उनकी ज़रूरतों और उनके कामों में बिल्कुल आगे रहने के लिए ममता बनर्जी ने बिल्कुल स्ट्रिक्ट जो है अपने तमाम MLAs को ये पैगाम दे दिया है कि आपको सेवक बन के रहना है और कोई भी किसी तरह का कंप्लेन हम नहीं सुनेंगे और किसी भी तरह से कोई भी भ्रष्टाचार या करप्शन के मामले में कोई उसमें जो है गुंजाइश नहीं दी जाएगी। और आपको बिल्कुल एक अवामी तौर पे, समाजी तौर पे जनता आवाम की जो है
तकलीफ़ों को दूर करना है, उनके काम आना है, उनके लिए लगे रहना है। ज़ाहिर है इससे पार्टी ग्रो करेगी और आगे बढ़ेगी। आज का वीडियो बस इतना ही। इंशाअल्लाह अरविंद केजरीवाल पे, राशन पे एक अलग वीडियो में हम करेंगे और उसमें राजनीति, सियासत के शतरंज के तहत बातें होंगी। मैं शहाब अख्तर, शायरी का मुदीर, झरिया, धनबाद, झारखंड से। खुदा हाफिज़, शब्बा।